गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में अभी तक जो टोटल 8 क्लास हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 के लास्ट चैप्टर जो है वो है रेगिस्तान में जीवन। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को बढ़िया से देखने वाले हैं और इसी के साथ जो है इस बुक का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। और अब देखते हैं आगे 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला होती है कि नहीं, वो हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से इतना लंबा क्लास रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगता है और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से शायद हो सके तो बंद हो जाएगा और यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। 7th और 6th में ही स्टॉप हो जाएगा। फिलहाल आप लोग आज की इस वीडियो को देखिए। इससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक 9 है रेगिस्तान में जीवन। देखें कि विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र आग की तरह गर्म तथा बर्फ की तरह क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि विश्व में बहुत से ऐसे रेगिस्तान हैं जो बहुत गर्म है और बहुत ठंडे भी रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति मतलब बहुत कम वनस्पति तथा चरम तापमान मतलब बहुत ज्यादा तापमान होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि गर्म रेगिस्तान सहारा मतलब सहारा का जो रेगिस्तान है उसके बारे में दिया गया है कि गर्म रेगिस्तान सहारा जो अफ्रीका में पाया जाता है, यह उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है, तो सहारा का रेगिस्तान है। ठीक है, अब देखिए लगभग जो है ना 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। मतलब 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। यह 11 देशों से घिरा हुआ है। मतलब सहारा का रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। वो कौन कौन से देश है, तो अल्जीरिया है, चीन, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया और पश्चिमी सहारा, ये सभी के सभी जो देश का नाम दिया गया है। ठीक है, बजरी के मैदान यहाँ पे दिया हुआ है कि बजरी के मैदान नग्न चट्टानों वाले सतह उत्थित पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब बजरी के मैदान में नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं। चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी ऊंचे हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो चट्टानी सतह है वो बहुत ऐसे स्थान है जहाँ पे 2500 मीटर से भी ऊंचे हैं। पहले सहारा रेगिस्तान पूर्णतः हरा भरा था। मतलब कहने का मतलब कि बहुत पहले कि सहारा का जो रेगिस्तान था वो क्या था, बहुत हरा भरा था। यह सहारा की गुफाओं से ज्ञात होता। मतलब सहारा की गुफाओं से जो साक्ष्य मिला है वो उनसे यह अनुमान लगाया गया है कि सहारा का रेगिस्तान जो था वो पहले बहुत हरा भरा था। यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। मतलब नदियां और मगरमच्छ पाए जाते थे। ठीक है, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु एवं बकरियां सामान्य जानवर थे। मतलब ये सब जानवर वहाँ नॉर्मल थे, एकदम मिलते ही थे। कौन कौन जानवर, तो हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और उसके बाद क्या है, बकरियां। अब देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल गया। मतलब जलवायु परिवर्तन का कितना प्रभाव पड़ता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हरा भरा जगह कैसा बन गया, एकदम गर्म, एकदम मरुस्थल बन गया। ठीक है, तो वही दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल गया। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोनी लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब देखते हैं कि जलवायु के बारे में दिया गया है कि सहारा के जलवायु के बारे में। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। मतलब सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, तो अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। बादल क्या है, तो आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। आकाश जो है बादल रहित एवं निर्मल होता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब दिन के समय जो तापमान होता है सहारा रेगिस्तान का वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चली जाती है और रात अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक
तथा रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान कितना, तो तापमान जो गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब दिन के समय जो है ना यहाँ का तापमान, सहारा के रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, रात में कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, मतलब सहारा रेगिस्तान में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में, ठीक है, यहाँ की वनस्पतियों में क्या क्या पाया जाता है, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। एकेसिया एक नया नाम है, तो आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है, एकेसिया पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए कि कुछ स्थान पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्थान भी है सहारा रेगिस्तान में जहाँ पे मरुधान पाए जाते हैं। मरुधान किसे कहते हैं, तो खजूर के पेड़ों से घिरे एक हरित द्वीप, मतलब खजूर का पेड़ लगा दिया जाता है वहाँ पे, वो द्वीप की तरफ प्रतीत होता है, क्योंकि रेगिस्तान पूरा सूखा होता है, बालू के ही बालू होता है, वहाँ पे कहीं पे हरी हरी चीज मिलने लगती है थोड़ी देर में, तो वही हरित द्वीप के रूप में उसे अपनाया गया है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ का जो है ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु है। मतलब सहारा रेगिस्तान के प्रमुख जीव जंतु में कौन कौन से आ जाएंगे, तो ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकली। वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल मिले हैं, यानी वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल मिले हैं। इसी से अनुमान लगाया कि यहाँ पे पहले नदी भी हुआ करती थी। अब देखते हैं कि सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे हैं। लोग के बारे में दिया हुआ है कि सहारा रेगिस्तान में लोग किस तरह के हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। मतलब सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। मतलब कौन कौन सा समुदाय के लोग रहते हैं, तो पहला जो है वो है बेदुइन समुदाय के लोग रहते हैं। दूसरा जो है तुआरेग, ठीक है। अब देखिए चलवासी जनजाति के बारे में कुछ दिया गया है। चलवासी जनजाति के बारे में कि बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े पालते हैं। चलवासी जो जनजाति है ना, वो बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े पालते हैं, और ये जलवायु परिवर्तन के कारण क्या करते हैं, मौसम परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले आते हैं पशुओं को चारा खोजने के लिए, और भी बहुत ऐसे कारण होते हैं। इन पशुओं से दूध प्राप्त होता है, ठीक है। पशुओं की खाल से पेटी, मतलब पशुओं की खाल से पेटी बनते हैं, जूते, पानी की बोतल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि पशुओं की बाल से चटाई, मतलब पशुओं की बाल से चटाई बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं एवं कंबल भी बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते। मतलब सहारा रेगिस्तान के जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, धूल वाली आंधियां एवं गर्म जलवायु से बचने के लिए क्या करते हैं, तो ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। अब देखिए दिया हुआ है कि सहारा में मरुधान तथा मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास करने में मदद करते हैं। मतलब सहारा जो रेगिस्तान है यहाँ पे मरुधान हो गया। मरुधान मतलब जैसा कि आपको बताया था कि खजूर का पेड़ होता है, और खजूर का पेड़ या कोई भी पेड़ जहाँ पे तो मतलब उग जाए वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जल की मात्रा है, तो वहाँ पे लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो सहारा में मरुधान तथा मिस्र में नील घाटी, मिस्र में क्या है, तो मिस्र में जो है वो नील घाटी है, लोगों को निवास करने में मदद करती है। अब देखिए कि क्या है, यहाँ जल की उपलब्धता से खजूर के पेड़ उगाया जाता है, यानी यहाँ जल की उपलब्धता से ही क्या कहा जाता है, यहाँ जल की उपलब्धता से ही खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाई जाती है। सहारा रेगिस्तान में चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाई जाती है, मतलब जहाँ पे जल की मात्रा है, ठीक है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास विश्व में प्रसिद्ध है। मतलब पूछे कि विश्व में कपास कहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, तो मिस्र का है, ठीक है। यही दिया हुआ है कि मिस्र में उगाई जाने वाली कपास विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। तेल की खोज कहाँ हुई है, तो तेल की खोज जो है अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में, तेल की खोज
हुई है। इन क्षेत्रों में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज में लोहा, मतलब इसी क्षेत्र में और भी ऐसे महत्वपूर्ण जो प्राप्त खनिज है वो है लोहा है, ठीक है, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम है। अब देखिए दिया हुआ है कि तुआ रोग, जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे दो जनजाति भी रहती है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि बेदुइन हो गया, बेदुइन और तुआरेग, तुआरेग, ठीक है। इसी में एक है तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, मतलब गाइड करते हैं, गाइड जो बोलते हैं कि वही गाइड का काम करते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है, मतलब गड्ढा बन जाती है। तो ये नॉर्मल बात है कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, तो गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुदान बनते हैं, मतलब जहाँ खदा बन जाता है गड्ढा वहाँ पे क्या होता है, तो भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहाँ मरुदान बनते हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। अब देखते हैं कि लोग इसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसल उगाते हैं, मतलब लोग इसी के आसपास निवास करते हैं, खजूर के तथा अन्य पेड़ पौधे भी लगाते हैं जो हो सके। मोरक्को में टैफिला लेट मरुधान, मोरक्को में टोफिला लेट मरुधान एक विशाल मरुधान है जो कितना है 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, मतलब यह 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है, फैला है, ठीक है। अब देखते हैं कि ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान के बारे में देख लिए सारा, क्या आप देखते हैं कि ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में हम लोग देखेंगे। अब तो हमारा अब क्या है हुआ है, तो यहाँ पे जो हेडिंग है आप लोग डालेंगे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे कि लद्दाख शब्द दो शब्द से बना है, लद्दाख शब्द दो शब्द से बना है, ठीक है। पहला ला का अर्थ क्या होता है, तो पर्वतीय दारा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे याद रखना है कि लद्दाख शब्द दो शब्द से बना है, जिसमें से ला का अर्थ होता है पर्वतीय दारा और दाख का अर्थ क्या होता है, दाख का अर्थ होता है देश, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में क्या है कि बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। साफ साफ दे दिया है कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख क्या है, तो लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके उत्तर में काराकोरम श्रेणियां में दक्षिण में क्या आता है, तो दक्षिण में जो है वो जास्कर श्रेणियां आती है, दक्षिण में जास्कर श्रेणियां आती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि लद्दाख से बहने वाली नदियों में कौन कौन से है, तो सिंधु प्रमुख है, मतलब लद्दाख से होकर जितनी भी नदियां बहती है ना उसमें से सबसे प्रमुख कौन है, तो सिंधु नदी है। ये नदी गहरी घाटियां एवं महाखंड जिसे गार्ज कहते का निर्माण करते हैं। गार्ज मतलब क्या होता है कि पर्वतों को काट कर जब नदियां निकलती है उसी को गार्ज कहते हैं। तो ये नदियां क्या कहती है, ये नदियां गहरी घाटियां एवं महाखंड जिसे खंड का गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे कि कौन है, तो गैंगरी हिमानियां है, गैंगरी हिमानी, ठीक है। लद्दाख में बहुत सारी हिमानियां हैं, जिसमें से एक का उदाहरण दिया गया है कि गैंगरी हिमालय। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में, लद्दाख की ऊंचाई क्या है, तो लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग कितना है, तो 3,000 मीटर से काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है, मतलब इतना ज्यादा ऊंचाई है, इसी के कारण क्या यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। दिया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान कैसा होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। रात में क्या होता है, तो रात में जो है तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीली ठंडा हो जाता है। शीत ऋतु में क्या होता है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें लगता है मिस्टेक हो चुका है ग्रीष्म ऋतु वाले लाइन में, यहाँ पे तापमान ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि शीत ऋतु में वो डाउट मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको ये वाला डाउट जो है वो क्लियर करवा दूंगा। हेडिंग पहले डाल लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु में जो है दिन का तापमान, ये वाला जो है इसे आप लोग अभी नोट नहीं कीजिएगा, ये वाला जो है मैं डाउट कम्युनिकेशन पोर्ट के माध्यम से वो करवा दूंगा, ठीक है। मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है कि शीत ऋतु में यह बर्फीली ठंडा हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ गिरने लगता है, ठंडा हो जाती है और तापमान हर समय लगभग कितना होता है, तो ठंडी के मौसम में यहाँ का तापमान हर समय -40 डिग्री सेल्सियस तक से नीचे रहता है, ठीक है। दिया हुआ है कि हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में
के कारण हिमालय के विस्तृत शांत क्षेत्र में होने के कारण वर्षा कम होती है। मुश्किल से कितना होता है 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है। पृथ्वी के सबसे बड़े सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास है। ठीक है, द्रास जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, मतलब लद्दाख को क्या कहते हैं, खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, तो हिम भूमि होती है, मतलब बर्फीला भूमि। ठीक है, अब देखिए, अगर आप सूर्य के धूप में इस तरह बैठे कि आपका सिर पैर धूप में हो, सिर और पैर सिर्फ पैर धूप में हो, तो आप एक साथ एक समय पर उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आप सूर्य के धूप में इस तरह बैठे कि आपका जो सिर्फ पैर है ना वो धूप में हो, तो आप एक साथ एक समय पर उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, मतलब दिया हुआ है कि लद्दाख ठंडा मरुस्थल है जिसमें वनस्पति जात और क्या है प्राणी जात के बारे में दिया गया कि यहाँ उच्च शुष्कता के कारण विरल वनस्पति है, मतलब वनस्पति विरल बहुत कम है। ठीक है, यहाँ चारा के रूप में कहीं कहीं घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है, मतलब चारा के रूप में यहाँ कहीं कहीं घास मिल जाता है, छोटी झाड़ियाँ मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि घाटी में सरपट जिसे बिल्लो कहते हैं एवं पॉपुलर के उपवन पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, मतलब ग्रीष्म ऋतु में होते हैं सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे उगते हैं। ठीक है, यहाँ के सामान्य पक्षी कौन है, यहाँ पे सामान्य जो पक्षी है वो दिया गया है कि रॉबिन हो गया, रॉबिन, रेड स्टार्ट तिब्बती स्नोकॉक, उसके बाद है कि रैबेन एवं हुप। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी है, इनमें से कुछ जो है ना वो प्रवासी पक्षी थे, मतलब कहने का मतलब ये मूल जो इसका स्थान वो लद्दाख ही नहीं है, ये बहुत दूसरे जगह से भी आते हैं, ये कहने का मतलब है इनका। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है कि पशुओं में जंगली बकरी, मतलब पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, इन पशु से दूध मांस, इन पशु से क्या होता है, इन पशु से दूध मांस खाल प्राप्त किया जाता है। याक के दूध से क्या होता है, याक के दूध से पनीर मक्खन बनाने में उपयोग वहाँ पे किया जाता है। और भेड़ एवं बकरी के बाल ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। उसी के साथ दिया हुआ है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है एंटीलोप। ठीक है, तिब्बती एंटीलोप जिसे चीरू भी कहते हैं, विलुप्त प्रजाति का है। ठीक है, इसका शिकार सातूस नामक इसके ऊन के लिए होता है। ठीक है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। अब देखिए दिया हुआ कि सरपट जो बिल्लो पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला तथा हॉकी स्टिक बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ के लोग के बारे में दिया हुआ, लद्दाख ठंडी जो मरुस्थल यहाँ के लोग के बारे में दिया कि यहाँ के अधिकांश लोग जो है ना मुसलमान या बौद्ध, मतलब लद्दाख में अधिकांश जो लोग पाए जाते हैं वो मुसलमान और बौद्ध है। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गुफा के साथ उपस्थित है, मतलब लद्दाख क्षेत्र में अनेक जो बहुत सारे बौद्ध मठ है वो अपने परंपरागत गुफा के साथ क्या है स्थित है। ठीक है, इसके साथ जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ प्रसिद्ध मठ के बारे में यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से है, तो ये है हेमिस ठीक से एवं लामा यूरू। ग्रीष्म ऋतु में लोग जौ, आलू, मटर, सेम एवं सहजम का खेती करते हैं, मतलब फसल उगाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो जौ, आलू, मटर, सेम एवं सहजन। शीत ऋतु में लोग धार्मिक अनुसंधानों एवं उत्सव में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, मतलब शीत ऋतु में यहाँ पे लोग क्या करते हैं, तो धार्मिक अनुसंधान करते हैं, अनुसंधानों एवं उत्सव में अपने आप को क्या करते हैं, व्यस्त रखते हैं। अपने आप को व्यस्त रखना भी तो जरूरी है ना, तो वही रखते हैं ठंडी के मौसम में। ठीक है, देखिए क्या है कि लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लद्दाख की राजधानी जो वो लेह है, सड़क एवं राजमार्ग द्वारा जुड़ी हुई है, मतलब ये दोनों जो है ना वो सड़क एवं
वायु मार्ग द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेह को जोजिला द्वारा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग एक जो है वो लेह को जो लद्दाख की राजधानी लेह को जोजिला द्वारा होते हुए कहाँ जोड़ता है, तो कश्मीर घाटी से जोड़ता है। दूसरा क्या है कि यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। यहाँ का जो मुख्य क्रियाकलाप क्या है वो पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, मतलब घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे देशों विदेशों से लोग। ठीक है, गोपा दर्शन हो गया, घास के मैदान व हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुसंधानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण के। मतलब यहाँ का जो है ना लद्दाख ठंडा मरुस्थल है, वहाँ का मुख्य जो पर्यटन स्थल क्या है, तो गोपा दर्शन हो गया, घास के मैदान व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुसंधानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मनाली देखते हैं कि मनाली लेह राजमार्ग, ठीक है, मनाली लेह राजमार्ग 4 दलों से गुजरता है, 4 दलों से गुजरता है। ठीक है, मनाली लेह राजमार्ग कौन कौन से, तो रोहतांगला, बारालाचा ला और लुंगना लाचा ला और उसके बाद है टंगलंगला। ठीक है, ये 4 दर्रा है, आप लोग याद रखिएगा। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। मतलब यह राजमार्ग जो है ना मनाली राजमार्ग यह केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। मतलब बर्फ को हटा दिया जाता है जुलाई से सितंबर के बीच। बाकी सितंबर के बाद जितने भी दिन आते हैं उसमें क्या होता है, जून तक, अक्टूबर से जून तक क्या होता है, यहाँ पे बर्फबारी इतनी ज़्यादा होती है कि ये रास्ता बंद होता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा 7th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो आखिरी चैप्टर था कि रेगिस्तान में जीवन, वो आज के इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि आप लोग की राय लेना है हमने कि 8वें क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला को स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर सभी बच्चे कमेंट करेंगे तो आगे वीडियो बन सकती है। बाकी अभी कोई डिसाइड नहीं है और किस तरह का निर्णय लिया जाता है कमेंट के माध्यम से हम आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय को जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और इसे ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से क्लास कर सके। बाकी आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं अपना एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक होता है कि नहीं। और इसी के साथ जो है और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।